थोड़ा आप लोगों को बताते चलता हूं कि इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है बेटा, बोलो? पीरियोडिसिटी। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। देखो आज तो लगा हुआ बड़ा सा पीरियोडिक टेबल, बट आज से 100, 200, 500 साल पहले किसी को नहीं पता था कि ऐसा होता है पीरियोडिक टेबल, या ऐसा होना चाहिए। तो कुल मिला के थोड़ा पंखा हवा थोड़ा कम कर दो बेटा, वॉल्यूम कम कर दो उसका। तो कुल मिला के अपने को बेसिकली पढ़ना क्या है? पढ़ना यह है कि हम डेवलप कैसे किए, ये जो पीरियोडिक टेबल जो आपके सामने जो बना हुआ है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। और इसके डेवलपमेंट के लिए जो टॉपिक पढ़ते हैं उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ज्यादा मत कर, आवाज आएगा, तेज आवाज आता है। क्या बोलते हैं उसका? डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को याद होगा, नीट और आईआईटी के लिए मैंने आप लोगों को प्राउस्ट का हाइपोथेसिस पढ़ाया था, फिर मैंने लोथर मेयर का कर्व पढ़ाया था, याद होगा आप लोगों को। डॉपलर नियर का पढ़ाया था, याद है ना। और उसके बाद में फिर किसका पढ़ाया था? न्यूलैंड का। न्यूलैंड के बाद फिर किसका पढ़ाया गया आप लोगों को? मेंडलिफ का। बट अकॉर्डिंग टू द बोर्ड स्कूल लेवल पे हमारे सिलेबस में केवल क्या है? मेंडलिफ। तो मेंडलिफ के पीरियोडिक टेबल से आज हम शुरुआत करेंगे। शुरुआत कहां से करेंगे बोलो? मेंडलिफ मेंडलिफ पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलिफ का जो पीरियोडिक टेबल है, इसके बारे में अपन क्या क्या जानते हैं, समझते चलते हैं। मेंडलिफ का पूरा नाम था दिमित्री मेंडलिफ। भाई साहब रशियन थे, तो इनकी सोच बहुत ऊपर लेवल की थी। इन्होंने पहली बार पीरियोडिक टेबल को इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में बताया। किसमें बताया? वर्टिकल। पहली बार किसी साइंटिस्ट ने हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम की परिकल्पना की। ये आज जो हम पीरियोडिक टेबल जैसा जानते हैं ना, ये वास्तविकता में मेंडलिफ के पीरियोडिक टेबल का ही विस्तृत रूप है। ये जो पीरियोडिक टेबल जो आप देख रहे हो, ये मेंडलिफ के पीरियोडिक टेबल का ही एडवांस फॉर्म है। कहां है तुम्हारा दोस्त हर्ष? दूसरा वाला नहीं आ रहा आज। और दानिश, तो दानिश गिर गया, हर्ष कहाँ है? तो वो क्यों नहीं आ रहा? ठीक, ठीक है, ये भी सह लेते हैं, ठीक है। तो ये पहली बार किसी साइंटिस्ट ने वर्टिकल रो और हॉरिजॉन्टल क्या बनाया, मतलब हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल क्या बनाया? कॉलम। पहली बार। इससे क्या हुआ? इससे एलिमेंट्स को समझना, एलिमेंट्स को पढ़ना बहुत ज्यादा क्या हो गया? इजी हो गया। तो ये जो आप देख रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम, इसकी संख्या थी उस समय, इसकी संख्या थी कितनी? नंबर ऑफ रो कितना था बोलो? 7। और नंबर ऑफ जो है कॉलम, कॉलम इसी वर्टिकल कॉलम को उन्होंने क्या नाम दे दिया? ग्रुप नाम दिया। क्या नाम दिया बोलो? ग्रुप। ये क्या कहलाते हैं? ग्रुप्स। और ये इसका नाम क्या है बेटा बोलो? पीरियड्स। तो पहली बार भाई केवल खंड खंड में विभाजित नहीं किया, उसका नाम भी दे दिया। क्या बोलते हैं? और ग्रुप्स और बोलो पीरियड्स। तो ये जो ऐसा जो लाइन दिख रहा है, ये इस तरीके का जो लाइन पीरियोडिक टेबल में, इसको क्या कहते हैं? पीरियड्स। और ये जो ऐसा जो लाइन दिख रहा है, उसको क्या कहते हैं? ग्रुप्स। और उन्होंने एक बात बोली कि हर ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट जो हैं वो कैसे होते हैं? सेम होते हैं, है ना भाई। सीधी सी बात है, एक ग्रुप में पाए जाने वाले सभी एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम होगी। और उन्होंने एक जबरदस्त स्टेटमेंट भी बोला। स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से था कि ऑल द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये बात बोली। मतलब पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले सभी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके मोलर मास के, उसके जो है एटॉमिक वेट के क्या रहता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहता है। मतलब अगर मास चेंज होगा तो प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। हालांकि ये बात गलत है। आज हम जानते हैं, हेनरी मोजले ने हमें प्रूफ करके बताया कि पीरियोडिक टेबल में बेसिकली मोलर मास को नहीं देखा जाता। किसको देखा जाता है? मोलर वेट को देखा जाता है। वेट, वजन। ओए ओए ओए, सुना नहीं है? नींद में लग रही तो हैरक टक का, आंख बंदी होने वाली थी, मैं रोक लिया।
तो ये क्या है कि रो की संख्या कितनी है, रो मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हो जाएंगे, बोलो बेटा, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हो जाएंगे 7, और नंबर ऑफ ग्रुप कितने हो जाएंगे, बोलो बेटा 8। ग्रुप की संख्या कितनी है 8 है, और पीरियड की संख्या कितनी है बेटा 7 है। और ये जो ग्रुप और जो पीरियड्स जो आप देख रहे हो इसके बारे में आप समझेंगे। क्या बात है, क्या बात। और बड़े दिनों बाद मैडम। तो ये 8 जो ग्रुप है इसमें 1 से लेके 7 तक दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए और बी। और जो 8th वाला जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें हर एक में कितने एलिमेंट्स रखे गए हैं, 3-3 एलिमेंट। ध्यान दीजिए प्लीज, आपस में बात करके अपना समय खराब मत करिए, ध्यान दीजिए। क्या बोल रहा है, पीरियोडिक टेबल में 1 से लेके 7 तक 2 भागों में बांटा गया है, ए और बी। और जो 8वां जो ग्रुप है उसे कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, और हर एक में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स। आइए थोड़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से इसकी तुलना करें। उन्होंने कुछ बातें बोली, वो सब बातें भी लिखेंगे अपन, मगर पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से थोड़ी सी तुलना कर लेते। तो ये देखो, ये 1 से लेके ऐसे, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये हर एक पार्ट कितने पार्ट में डिवाइड किया है, और दोस्त 2 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में। अब हर एक पार्ट की अगर आप बात कर रहे हो तो पार्ट के बारे में और सी चीज समझते हैं। देखिए ए में क्या रखा गया बेटा, ए में क्या रखे, नॉर्मल एलिमेंट। और बी में क्या रखा गया बेटा, बोलो क्या बोल देते हैं उसको, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट। अब समझाता हूं कैसे। अब देखो इधर, ये है पीरियोडिक टेबल, समझना। ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है इसको क्या बोलेंगे बेटा, 1A। और ये जो ग्रुप है इसको क्या बोल देंगे बेटा, बोलो 1B। ये जो ग्रुप है इसको क्या बोल देंगे, बोलो बेटा 2A। फिर ये जो ग्रुप है इसको क्या बोल देंगे बेटा, 2B। फिर ये जो ग्रुप है इसको क्या बोल देंगे, बोलो बेटा 3A। और ये जो ग्रुप है इसको क्या बोल देंगे बेटा, 3B। ऐसे 3, 4, 5, 6, 7 और देखो 8। ये 8 के 3 ग्रुप के अलग अलग एलिमेंट्स, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। तो उस समय 8 के जो 3 ग्रुप थे उसमें किसको किसको रखा गया भाई, किसको किसको रखा गया, आप पूछो मुझसे, मैं बताऊंगा। ये ए और बी की बात कब तक है, 1 से लेके 7 तक। और 8 में 3 अलग अलग है। एक है निकल फैमिली, जिसमें कौन कौन आता है, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। फिर आता है कॉइनेज मेटल। कॉइनेज मेटल में कौन कौन आता है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। और उसके बाद में सबसे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब कि कौन आते हैं आपके, जिंक, कैडमियम, Hg। तो ये वो 3 एलिमेंट्स थे जो उस समय बोर नहीं यार, रदरफोर्ड ने क्या किया था, रखा था। अब आप बोलोगे सर तो चौथा नीचे वाला तो आप नहीं लिखे हो। अरे तो वो तो प्राकृतिक रूप से नहीं बनाया गया है जी, प्राकृतिक थोड़ी ना है वो, उसे तो बनाया गया है कहाँ, लैब में, लैबोरेटरी में, लैब का कीड़ा है वो, मतलब एलिमेंट है। हाँ तो लैब का एलिमेंट है ना भाई, उसके बारे में आप क्यों बात कर रहे हो, बात मत करो, मतलब उसके बारे में बात मत करो, ऐसे बात कर लो। हाँ तो नीचे के एलिमेंट अगर आप देख रहे हो, जैसे एग्जांपल के लिए आप देखोगे तो आपको दिखेगा DSRGC। आंसर इसका क्या सीन है, कोई सीन नहीं, ये नहीं था उस समय। उस समय मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बताना भूल गया कि इस समय मेंडेलिव के पीरियोडिक टेबल बनते समय केवल 63 एलिमेंट थे। कितने एलिमेंट थे, 63। मेंडेलिव के पीरियोडिक टेबल बनते टाइम कितने एलिमेंट्स थे, केवल 63 एलिमेंट्स थे केवल। तो बाकी के एलिमेंट ढूंढे ही नहीं गए थे। आज तो आपको दिख रहा है 118 एलिमेंट दिख रहा है, देखो चेक करो क्या 118 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मगर उस समय 118 नहीं थे, कितने थे, 63 एलिमेंट्स थे, ओनली 63 एलिमेंट। तो उन 63 एलिमेंट को सेट कर करके इस तरीके से रखा गया कि ए में नॉर्मल एलिमेंट्स को रखा गया और बी में ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा गया, ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये सारी बातें कौन बताता है हमें, मेंडेलिव। तो मेंडेलिव के पीरियोडिक टेबल की ये थी खास बात।
क्या क्या बात है खास, पहली बार किसी ने वर्टिकल रो और हॉरिजॉन्टल कॉलम में डिवाइड किया। रो की संख्या कितनी थी, 7, और आज भी 7 है, देख लो वो 1 2 3 4 5 6 7, आप देख लो ऊपर से नीचे गिनते आओ कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको एक लाइन में। अब देखो पीरियोडिक टेबल में देख लो, कहा गया पीरियोडिक टेबल, देखो 1 2 3 4 5 6 7, रो तो अभी भी कितने हैं, 7 ही है सर। और ये 2, अरे छोड़ दे उसको, वो इसी का मेंबर। ध्यान से देखो यहाँ बीच में जगह दिया गया है, 57 से 71, 89 से 103, तो ये पूरे एलिमेंट्स यहाँ पे और ये पूरे एलिमेंट्स यहाँ पे आके लाई करेंगे। हमने उसको हटा दिया वहां से, क्यों? क्योंकि हमारा पीरियोडिक टेबल जो है वो सुडॉल नहीं दिखेगा, बड़ा गंदा दिखेगा अगर इनको भी यहाँ बीच में घुसा देंगे तो उसको अपने हमने हमने क्या किया, वहां से निकाल के यहाँ पे रख दिया, और अब हमारा पीरियोडिक टेबल कैसा दिख रहा है, बड़ा सुंदर दिख रहा है। तो ऐसा है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये था किसका पीरियोडिक टेबल, मेंडलिफ का पीरियोडिक टेबल। तो एक बार फटाक से रिवाइज कर ले। तो मेंडलिफ के पीरियोडिक टेबल की खास बात बताओ भाई, सबसे पहले क्या है, वर्टिकल रो और हॉरिजॉन्टल कॉलम। रो मतलब पीरियड्स, कॉलम मतलब ग्रुप्स। रो की संख्या कितनी, 7, पीरियड्स की संख्या कितनी, 8। अरे उल्टा बोल दिया, ग्रुप की संख्या कितनी, 8, पीरियड्स की संख्या कितनी, 7। हर एक ग्रुप को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट में। कहां तक, 1 से लेके 7 तक, मतलब 1 के 2, 2 के 2, 3 के 2, 4 के 2, यहां से ऐसे करते करते 7 के भी 2, और 8वें को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 3, और हर एक में कितने एलिमेंट्स को रखा गया, 3। क्या क्या थे वो एलिमेंट्स, नाम बताओ। वो तो याद ही है, वो तो दिख रहा है, यहां से भी दिख रहा है। निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कॉपर, आर्गन, मतलब कॉपर, आर्जेंटीन और ऑरम मतलब गोल्ड और सिल्वर, और उसके बाद जिंक, कैडमियम और आपका जो है मरकरी आयन। ये तो पता है, पता चल गया, आसान था, बहुत आसान था, हम जान गए। तो ये था किसके बारे में खास बात, मेंडलिफ के पीरियोडिक टेबल की बात। एक चीज और बताई मेंडलिफ ने जो है वो नोबल गैस के लिए कोई जगह नहीं छोड़ा, उसने नोबल गैस की कोई जगह नहीं छोड़ा। उसका रीजन भी था, नोबल गैस ढूंढा ही नहीं गया था। नोबल गैस की खोज तो अभी हुई है 1950-60 के आसपास, भाई जो है ही नहीं, जो किसी से रिएक्ट ही नहीं करता, उसके बारे में आप पता कैसे करोगे? समझ रहे हो, मतलब जिसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं, जिसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है नोबल गैस की, एक आध बताओ। अबे क्या था बात कर, पागल है, जो बॉन्ड ही नहीं बनाता उसकी क्या है केमिकल प्रॉपर्टी, नहीं आया समझ? अरे सोचो ना भाई, जो बॉन्ड बना, ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टी बता, हाँ तो बता देगा 10 ठो। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। अब मैं तुझे बोल रहा हूँ हीलियम की केमिकल प्रॉपर्टी बता, कैसे बताएगा? है ही नहीं, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विथ एनीवन, किसी से नहीं करता। समझ में आ रहा है? मानिए जब रिएक्ट ही नहीं करता तो बात क्यों कर रहे हो उसके बारे में, हटाओ क्यों सृष्टि, मत करो बात, मतलब उसके बारे में। अब आते हैं मेंडलिफ के दोष, मतलब उनमें कुछ कमियां थी और उनकी कुछ अच्छाइयां थी। तो पहले हम अच्छी बातें पढ़ लेते हैं। अच्छी बातों को अंग्रेजी में मेरिट्स बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, मेरिट्स। और बुरी बातों को डीमेरिट्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं बोलो, मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो पहली बार किसी ने रो और कॉलम में डिवाइड किया पीरियोडिक टेबल को, तो अब जो है स्टडी क्या हो गया, एलिमेंट का स्टडी क्या हो गया बेटा, अरे बेहतरीन, एकदम सरल हो गया, इजी हो गया भाई, एकदम इजी, आसानी से अब मैं पढ़ाई लिखाई कर सकता हूं। कैसे? एक ग्रुप में पाए जाने वाले सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। तो यदि पोटेशियम के नीचे यदि मैं जो है रुबिडियम को रख दिया, इसका मतलब साफ है कि जो गुण पोटेशियम दिखाता है वही गुण कौन दिखाएगा। क्या बात, शानदार, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? खत्म। दूसरी बात,
दूसरी बात क्या किया उन्होंने, प्रिडिक्शन किया। प्रिडिक्शन मतलब उन्होंने जो है प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, प्रिडिक्शन ऑफ क्या हो जाएगा बोलो बेटा, न्यू एलिमेंट। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट मतलब प्रिडिक्ट कर देना, मतलब हाँ सोचना, विचार करना उसके बारे में किया शायद होगा। अब जैसे भाई मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली, अब मेरे को एलिमेंट मिला ही नहीं, मतलब एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो, जैसे कि भाई मैंने ग्रुप में डिवाइड कर दिया ना, मान लो जो सोडियम की खोज नहीं हुई है, ग्रुप और पीरियड में डिवाइड कर दिया, अब मैं मान लो जो सोडियम की खोज उस समय नहीं हुई है, तो मैं क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। अब सर आपको कैसे पता कि सोडियम की खोज नहीं हुई, क्योंकि मैं तो मोलर मास के अकॉर्डिंग फिट कर रहा हूं ना भाई, मैं मास के अकॉर्डिंग भरते जा रहा हूं, अब वो मास वाला कोई अवेलेबल ही नहीं है वहां, जिसकी प्रॉपर्टीज किससे मिलती जुलती है, लिथियम से, तो मैं क्या करूंगा, सोडियम के लिए मैं क्या कर दूंगा, जगह छोड़ दूंगा। नहीं आया समझ, ऑब्वियसली यार आप भी वही करोगे, जगह छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे, छोड़ोगे जगह, क्योंकि वो प्रॉपर्टी वाला कोई मिला ही नहीं। अरे बोलो, यही करोगे ना भाई, वो प्रॉपर्टी में फिट बैठना चाहिए ना, कोई फिट बैठा ही नहीं, तो आप क्या करोगे, छोड़ दो, हटाओ साले को, क्या करना अपने को। तो आपने क्या क्या बोला, छोड़ो यार हटाओ इसको, नहीं नहीं कराएंगे इसको, अपन नहीं देंगे, हटा दो, छोड़ दिया। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया आपको। तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे तीन अलग अलग एलिमेंट्स की आगे चल के खोज की गई। जैसे एग्जांपल के लिए उन्होंने जगह छोड़ा एक्का एल्युमिनियम जिसकी आगे चल के खोज गैलेनियम के नाम से हुई। मतलब एल्युमिनियम के नीचे एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसका फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी है किसके जैसा होगा, बोलो गैलेनियम के जैसा। दूसरा क्या है बेटा, बोलो एक्का सिलिकॉन, जिसके नीचे कौन आएगा बेटा, जर्मेनियम, और अगला जो है उसका नाम है बेटा एक्का बोरॉन, जिसके नीचे कौन आएगा बेटा, स्कैंडियम। अब आपके दिमाग में फिर एक सवाल आया, सर एक्का बोरॉन के नीचे स्कैंडियम ऐसा कैसे हो गया। हाँ याद करने की कोशिश करो, दो पार्ट में बांटा गया था हर ग्रुप को, एक में ए और एक में बी, तो ये किसका पीरियोडिक टेबल हो गया भाई, खत्म अपना। अब आपने अच्छी बातें तो बता दी, कुछ बुरी बातें भी कर लेते। तो बुरी बातों में पहला है नो प्लेस फॉर नोबल गैस, नो प्लेस फॉर नोबल गैस। दूसरा नो प्लेस फॉर आइसोटोप, नो प्लेस फॉर आइसोटोप। तीसरा और नो प्लेस फॉर हाइड्रोजन, नो फिक्स प्लेस लिखते हैं, नो फिक्स प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। मेंडेफ के अनुसार हाइड्रोजन को, कायदे से देखा जाए तो मेंडलिफ के अनुसार हाइड्रोजन को कहां आना चाहिए था पता है, हैलोजन की जगह पर। बट बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैलोजन से मिलती जुलती नहीं थी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज नोबल गैस, ये क्या नाम है, अल्कली मेटल से मिलती जुलती थी, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को बीच में रख दिया, बीच में, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी कोई मैच ही नहीं कर पा रहा है, तो अपन क्या करें, तो हाइड्रोजन को क्या कर दिया उन्होंने, जैसे सी लिखा हुआ है ना, बिल्कुल वहां पे क्या रख दिया उन्होंने, हाइड्रोजन को रख दिया। ये भाई अपने को नहीं पता इसके बारे में, लाइक दैट, इसकी जगह फिक्स नहीं है, ये कमियां है, खत्म कमियां। अब सीधा आ जाते हैं मॉडर्न, क्या है बेटा बोलो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के खोजकर्ता कौन थे, हेनरी मोजले। तो हेनरी मोजले ने एक स्टेटमेंट दिया, ऑल द पीरियोडिक फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मास में, मास की बात किसने बोली थी, नंबर की बात किसने बोली है, मतलब हेनरी मोजले। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, खत्म, ये टॉपिक पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म, इतना ही। अगला जो पीरियोडिक टेबल है जिसे आज आप जानते हो उसका नाम क्या है बेटा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ
पीरियोडिक टेबल। अब आप बोलोगे सर तो मैं तो सोच रहा था कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होगा, नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी 8 ही ग्रुप है। तो सर ये कौन सा पीरियोडिक टेबल है? इसका नाम क्या है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में को 4 साइंटिस्टों ने मिलके, कौन कौन से बोलो? बोर, बरी, रैंग और वर्नर, ये 4 साइंटिस्टों ने मिलके दिया। इसके अनुसार इसमें 7 जो है वो क्या है बेटा? पीरियड्स। 18 जो है वो क्या है बेटा? ग्रुप्स है। और 4 जो है बेटा वो क्या है? ब्लॉक्स है। तो आइए सबसे पहले किसके बारे में बात करें? पीरियड्स के बारे में बात करते हैं। 7 जो पीरियड्स है बेटा, उसको देखो। सबसे पहला जो पीरियड है वो क्या है? इसमें क्या है बेटा? 2 है। कितने एलिमेंट है? 2। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है। कौन कौन बेटा? हाइड्रोजन और हीलियम। नाम है इसका शॉर्टेस्ट। क्या नाम है बेटा? शॉर्टेस्ट। उसके बाद देखो कितने बेटा? 8 है। कहां से लेके कहां तक? देखो, देख लो। लिथियम से लेके इसका नाम स्मॉल। फिर ये 8 है। कहां से कहां तक बेटा? देखो, सोडियम से लेके आर्गन तक। इसका भी नाम क्या है बेटा? स्मॉल। क्या है ये? बोलो। स्मॉल। क्या है? पीरियोडिक टेबल इसमें क्या बोल देते हैं इसको भी? स्मॉल। ठीक इसी तरीके से अगला क्या है बेटा? बोलो। 18। कहां से लेके कहां तक? देखो, पोटेशियम से लेके क्रिप्टॉन तक। इसको बोल देते हैं लॉन्ग। क्या बोल देते हैं बेटा? फिर कितना है बेटा? 18 अगेन। कहां से बेटा? देखो, रुबिडियम से लेके कहां तक हो जाएगा? जेनॉन तक। इसे भी क्या बोल देंगे बेटा? लॉन्ग। फिर है बेटा 32। सर 32 कैसे? मैं आपको बताता हूं। सीजियम से लेके कहां तक बेटा? बोलो। आपका La तक। अब La से लेके कहां तक बेटा? सीलू तक। सीई से Lu तक नीचे है। देखो, दिख रहा है ना? 57 से 71 सीलू दिख रहा है। सीलू सीई से Lu तक दिख रहा है। अरे ये तो है सीई से Lu तक। नीचे पर्पल नहीं दिख रहा? हाँ, जो भी है, पर्पल ब्लू, ठीक है ना? लाइट का फर्क है ना, आप लोग को अलग लाइट दिखी, मेरे को अलग। हाँ, कोई दिक्कत? तो ये जो है क्या हो जाएगा? सीलू। और फिर सीलू से कहां तक पर आ जाएगा भाई? HF से लेके कहां तक? पूरा का पूरा चला जाएगा Rn तक। कितने एलिमेंट हो गया बेटा? इसका नाम क्या हो गया बेटा? लॉन्गेस्ट। ऐसे नीचे वाले में अभी 26 एलिमेंट ढूंढा गया है, इसीलिए इसको बोल देते हैं इनकम्प्लीट। अब आप बोलोगे सर मेरे सामने तो दिख रहा है 118 तक, आपने क्यों नहीं लिखा? नहीं, नेचुरली नहीं ढूंढा गया, आर्टिफिशियली ढूंढा गया। मतलब 100 से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, चाहे वो LR हो, ये RF हो, DB हो, SG हो, RH हो, ये सब लैब में बनाए गए साइंटिस्टों के द्वारा। मतलब हाथ से बनाए गए। मतलब दे ऑल आर मैन मेड एलिमेंट। समझ रहे हो? मतलब हमने तो ये समझा था कि एलिमेंट इंसान के पैदा होने से पहले बना है। हाँ, मगर कहां तक? 100 तक। बट 100 से ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब नेचुरली, प्राकृतिक रूप से नहीं बनते हैं। उसे लैब में बनाया गया है, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल के का जो है बॉम्बार्डिंग करवा के। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो ये हमने किसके बारे में पूरा देख लिया? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है, कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं। एक चीज बचा, ब्लॉक। आइए ब्लॉक की बात करते हैं। 4 ब्लॉक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहला ब्लॉक क्या नाम है? बोलो। एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 से 2। इसमें 2 ग्रुप्स हैं। एक का नाम है अल्कली अर्थ, अल्कली मेटल, जो आता है पोटेशियम, सॉरी, जो आता है आपका लिथियम से लेके फ्रांशियम तक। और दूसरा आता है अल्कली अर्थ मेटल,
जो आपका आता है बेरिलियम से लेके आपका रेडॉन तक। देख लो ये जो पहला वाला जो 2 लाइन है उसकी बात कर रहा हूं। इसके अलावा हाँ आरएन तो रेडॉन होता है, हाँ करेक्ट, रेडियम। तो इसके अलावा हाइड्रोजन और हीलियम को भी इसी ग्रुप में सम्मिलित किया गया है। गैस की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन हीलियम 2 गैस है। इसके अलावा जो है लिक्विड की बात कर लेते हैं, तो सीजियम और फ्रांक्शियम क्या है बेटा? सीजियम फ्रांक्शियम क्या है बेटा बोलो? लिक्विड है, दो लिक्विड हो गए जी। और बाकी क्या हो गया बेटा? अदर आर क्या हो गया? सॉलिड हो गया। एस ब्लॉक में तत्वों की संख्या है 14, 14 है। आप गिनो, 14 दिख रहा है नहीं आपको? तो मेरे का 13 दिख रहा है। हीलियम एस ब्लॉक एलिमेंट उनको कहा जाता है जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में खत्म होते हैं? कौन से ब्लॉक में? एस ब्लॉक में। मुंह धोना है, अंदर पानी भी है ठंडा ठंडा, और नैपकिन भी है, आराम से धो लो। अगला क्या है बेटा बोलो? पी ब्लॉक। क्या हो जाएगा बेटा? NH2 NP1 से लेके क्या हो जाएगा बेटा? आ रहा है समझ में? तो यहां पी ब्लॉक में सभी टाइप के एलिमेंट्स मौजूद है, जिसे अपन बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो चलिए गैस की बात करते थे। गैस कितने हैं? 9 कैसे? 5 नोबल गैस प्लस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, 4, ये 5 4 9। इसके अलावा 2 लिक्विड है। कितने लिक्विड है? 2। कौन कौन से? ब्रोमीन और आपका गैलेनियम। ब्रोमीन एकमात्र नॉन मेटल है जो क्या हो बेटा? लिक्विड है। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि एकमात्र ऐसा नॉन मेटल जो कि क्या हो बेटा? लिक्विड हो। वो कौन है? ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र नॉन मेटल है जो किस रूप में पाया जाता है? लिक्विड के रूप में। एकमात्र, वन एंड ओनली नॉन मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। खत्म। कोई खास बात नहीं है, इतना ही। अगला क्या है बेटा आपका? कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा, देखो n-1 D1 से लेके 10 और NS1 से लेके 2। अब आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों लिख रहे हो? मैं बता चुका हूं, लिखने का यही तरीका है, भरने का तरीका अलग है। भरते पहले किसको है? S को है, फिर बोलो D को भरते हैं। डी ब्लॉक में सभी क्या है बेटा? मेटल है। ऑल आर सॉलिड एक्सेप्ट Hg। Hg क्या है? एक लिक्विड मेटल है। समझ में आ रहा है कि नींद आ रहा है? एफ ब्लॉक। इतना बोर क्यों लग रहा है तुम लोग को चैप्टर? ऐसा तो है ही नहीं है। एफ ब्लॉक कितनी बार पढ़ चुके हो इसलिए। ये क्या हो जाएगा? n-2 F 1 से लेके 14, n-1 D 0 से लेके 1 और NS 1 से लेके 2। ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके 2 लाइन है, एक का नाम है एक्टेनॉइड्स जिसमें आते हैं CE से LU, सीलू। अब आप बोलोगे सर LA नहीं है, LA एफ ब्लॉक का मेंबर नहीं है। LA किस ब्लॉक का मेंबर है? डी ब्लॉक का मेंबर। उसको केवल रखा गया वहां, वो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेटिव है। असल में एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है 58 से, हाँ सीलू CE से LU। और जो इसे हम लैंथेनॉइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लैंथेनॉइड्स। और एक्टेनॉइड्स क्या होता है? एक्टेनॉइड्स क्या होता है बेटा जल्दी से बताओ। कहां से कहां तक? AC नहीं, TH से लेके LR तक, लॉरेंशियम तक। ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स और इनका कॉन्फ़िगरेशन खत्म। अब आपको क्या पढ़ना है? अब आपको पढ़ना है मैजिक नंबर। क्या है बेटा बोलो? मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या होता है? ये 2 8 8 18 18 ये सब जो है 32 32 ये सब क्या कहलाता है? मैजिक नंबर। किसी भी एलिमेंट के ग्रुप और पीरियड जानने के लिए ये मददगार होता है। हाँ,
जैसे मैंने लिखा 32, बताओ 32 किसका मेंबर है, इसका पीरियड बताओ, इसका ग्रुप बताओ, क्या करोगे, इसमें सेट करो। ठीक है सर, 2 8, देखो 32 को सेट करना है ना, 32 को, ये देखो 2 8 8 2 क्या हो गया 10, 8 क्या हो गया 18 के बाद क्या आएगा 14, 18 और 14 क्या हो जाएगा, हो गया। अब देखो इसका संख्या देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 4th पीरियड और 14 मतलब 14th ग्रुप। चलो चेक कर लो, 4th पीरियड तो देखो 1 2 3 4, चौथे लाइन का 14वां जो ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14th नंबर का जो एलिमेंट है वो कौन है, वो नहीं पता, मगर उसका एटॉमिक नंबर क्या है 32। और जिसका एटॉमिक नंबर आपको पता चल गया भाई, मतलब आप सब कुछ बता सकते हो उसका, मतलब उस ग्रुप का लीड मेंबर बता सकते हो, उस ग्रुप का जो है प्रॉपर्टीज बता सकते हो। पानी भर लो भर लो भर लो, पानी मेरे लिए भर लो, इसको एक और बोतल दे दो, ठीक है। तो आप सब कुछ बता सकते हो। अब सर आप बोलोगे सर आप कैसे एलिमेंट का नाम बता सकते हो, मैं कैसे हेड मेंबर बता सकता हूँ, मैं बताता हूँ। उसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता, तो फटाफट चलो बताते चलो। सबसे पहला कौन सा है लीना ने की रब से फरियाद, क्या नाम है बोलो, है लीना ने की रब से बोलो फरियाद। अगला क्या है बोलो बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। तो इसको याद करने का तरीका क्या है बेटा बोलो, बेचारी मुर्गी का सर बड़ा रसीला। इसके बाद देखिए बेटा क्या है आपका, अगला है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलेनियम, इंडियम, थैलियम। क्या है इसको बोलो, बैगन, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। ऐसी बाकी भी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगला देखो क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb। क्या हो जाएगा याद करो, केमिस्ट्री सर गिव्स, हाँ शैंक की प्रॉब्लम। अगला बोलो क्या है, भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, नाना पापा आशा सब एन। हाँ रुको ना, ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम, तो क्या हो जाएगा ओल्ड स्टाइल से टेपो। और फिर क्या है, फिर कल बाहर आई एंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्टेनाइट। थैंक यू बेटा। ऐसी वैसे आपका नोबल गैस को याद करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप याद हो जाता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। मेरे को तो कभी जरूरत नहीं पड़ी इसकी, आप पूछ लो, मेरे को पूरा याद है बिना किसी ट्रिक के। हमारे टाइम पे सब ट्रिक्स नहीं हुआ करते थे, मेरे को मेरी मम्मी याद करवाई थी, अब आप समझ सकते हो, है ना। मम्मी याद कराती तो कैसे याद कराती है, मार मार के, बैठ, साठ सूट ताड़ तूट, हो गया याद, हाँ हो गया मम्मी, चल लिख के बता, ठीक है पूरे पीरियोडिक टेबल मैं ही बनाऊंगा। हाँ तो समझ गए क्या, ये किसके बारे में था, पीरियोडिक टेबल का पूरा जो है अपन पूरा समझ लिए, पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरा, बेसिक से लेके एलिमेंट्री से लेके एडवांस तक पूरा समझ लिए, पूरा खत्म, इतना ही है। ये इंट्रोडक्शन था पूरे चैप्टर का, मतलब अब आप चैप्टर के पीरियोडिक फंक्शन के बारे में आप पढ़ सकते हो। अब तक जो आप पढ़ रहे थे केवल पीरियोडिक टेबल के बारे में था, इसके पहले का भी है बट पहले का हमारे स्कूल वाले सिलेबस में नहीं है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, या पीरियोडिक फंक्शन, या पीरियोडिसिटी। क्या बोल देते हैं बोलो, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब है अपने अपने गुणों की क्या करना, पुनरावृत्ति करना, अपने गुणों में जो है पीरियोडिक फंक्शन लेके आना, अपनी प्रॉपर्टीज को दोबारा क्या करना, फिर से रीजनरेट करना।
ये क्या कहलाता है? पीरियोडिक सिटी। आ रहा ना समझ में? एक ही घटना को कुछ समय अंतराल के बाद दोहराना क्या कहलाता है? पीरियोडिसिटी। सिंपल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि पीरियोडिसिटी क्या होता है? आगे समझो अगला टॉपिक। कितने प्रकार के हैं? 4। कौन कौन से? सबसे पहला क्या है? आईपी। दूसरा क्या है? चलो पहले साइज पढ़ लेते, साइज। दूसरा क्या है? आईपी। तीसरा क्या है? ईए। चौथा क्या है? ईएन। तो चलो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? साइज। तो देखो कोई भी एटम का साइज जो है आप नहीं नाप सकते। सर कैसी बात कर रहे हो? क्यों? क्योंकि कोई भी एटम अकेले नहीं पाया जाता, एक्सेप्ट नोबल गैस। एक्सेप्ट नोबल गैस, ऑल आर कपल। मतलब आप हाइड्रोजन को ढूंढने गए तो आपको क्या मिल गया? H2। आप नाइट्रोजन को ढूंढने गए तो आपको क्या मिल गया? N2। आप ऑक्सीजन को ढूंढने गए तो क्या मिल गया? O2। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक साथ ढूंढने गए तो क्या मिल गया? NH3। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एक साथ ढूंढने गए तो क्या मिल गया? H2O। अरे यार तो हाइड्रोजन को मैं कैसे ढूंढूं यार? उसका साइज नापना था मेरे को पकड़ के। कहाँ पकड़े भाई? पकड़ में ही नहीं आया। उसको पकड़ सकते हो क्या? नहीं। तो अब हम एटॉमिक रेडियस नहीं नाप सकते। तो अभी तो आपने बताया कि साइज बताएंगे, नहीं नहीं नाप ही नहीं सकते। तो सर फिर क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? बॉन्ड लेंथ नापेंगे। क्या नापेंगे? बॉन्ड लेंथ। और इसको क्या कर देंगे? दो में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि एलिमेंट अकेले पाया ही नहीं जा रहा है। अभी तो बताया, मैं सोडियम नापने गया तो NaCl मिल गया। मैं क्लोरीन का साइज नापने गया तो भी NaCl मिल गया। तो अब मैं साइज कैसे नापूं? क्या मैं साइज नाप सकता हूं? नहीं, असंभव। तो अब अपन क्या करेंगे? बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है बेटा? बोलो। कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें एटम्स एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं? ऐसे रहते हैं। सर ऐसे मतलब ये ऐसे? हाँ क्या बात, क्लोज बॉन्ड। दूसरा जो है वो क्या है बेटा आपका? बोलो। आयोनिक बॉन्ड। क्या है बेटा? जिसमें एक प्लस होता है बेटा और दूसरा माइनस होता है, एक दूसरे के साथ हम चिपक के रहते हैं लोग। ऐसे ही है ना? यहाँ कोई मर्जिंग नहीं होता, ओवरलैप नहीं होता। तीसरा जो है वो क्या है बेटा? बोलो। मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड में किसी भी टाइप का मतलब प्लस माइनस नहीं रहता, बट इस तरीके का ये रहता है नॉर्मल। तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया? ये जो बॉन्ड है ये किस टाइप का बॉन्ड हो गया? ये हो गया आपका मेटेलिक बॉन्ड। ये आयनिक, ये क्या हो गया? मेटेलिक। और लास्ट वाला जो बॉन्ड है उसका नाम क्या है? वेंडर वॉल्स बॉन्ड। सर वेंडर वॉल बॉन्ड की क्या जरूरत? मैं बताता हूं आपको। जरूरत है। देखो बाकियों, देखो समझो, देखो नोबल गैस के लिए अगर नोबल गैस का साइज नापना है तो आपको एटॉमिक साइज मिल जाएगा, क्योंकि नोबल गैस को अकेले पाया जाता है। बट हम उसको फिर भी नहीं नापेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी अगर कपल मिल रहे हैं तो उसमें नोबल गैस की क्या गलती भाई? नोबल गैस को भी जोड़ी बनाओ। जोड़ी बनाओ मतलब एक को अपन नहीं नापेंगे। क्या करो? एक और 2 हीलियम लेके आओ और फिर दोनों के बीच की दूरी का क्या कर दो? आधा कर दो, क्योंकि बाकियों के साथ भी हम क्या कर रहे हैं? तो ड्यू टू राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, सबके लिए समान होना चाहिए, इसीलिए अपन यहां पे भी हमने क्या किया? इसी तरीके से हमने क्या कर दिया? वैंडरवाल बॉन्ड नापने के लिए क्या कर दिया? 2 हीलियम को लेके आए और फिर उसको क्या किए? नापे। मैं आपको बता दूं, देखने में से ही पता चल रहा है सबसे ज्यादा बड़ा कौन होगा? आर ऑफ वैंडरवाल। और सबसे छोटा कौन होगा? आर ऑफ, बोलो, कोवैलेंट। तो बीच में कौन कौन आ जाएगा? आर ऑफ आयनिक, आर ऑफ मेटेलिक, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा? आर ऑफ कोवैलेंट। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ऑब्वियसली ना, क्योंकि कोवैलेंट में ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, दोनों ऐसे मर्ज हो गए, तो साइज कैसे हो गया जी? जो था उससे भी क्या हो गया? छोटा हो गया।
और वैंडरवाल में तो हम जानबूझ के क्या ढूंढ रहे हैं, 2 एटम ढूंढ रहे हैं, उसके बाद में फिर उसका उसका साइज को क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। तो ये किसके बारे में खत्म हो गया बात, साइज के बारे में। अब आप साइज नाप सकते हो। तो साइज नापने के लिए एक चीज और जानना जरूरी है, वो है जेड इफेक्टिव। इसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये न्यूक्लियस है और ये इसके ऑर्बिट्स हैं। अब तो आप जानते हो, एटॉमिक पढ़ रखे हो आप। तो यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन अगर मिल रहा है तो ये उसको क्या कर रहा है, अपने पास अट्रैक्ट कर रहा है, बट बाकी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। इस धक्का फोर्स के बढ़ने के कारण इस इलेक्ट्रॉन पे एक धक्का फोर्स पैदा हो जाता है, परंतु बावजूद उसके ये इसको क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रभावी। प्रभावी का मतलब क्या है, एक्टिव। इफेक्टिव, तो इफेक्टिव मतलब प्रभावी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब जो Z है, जो Z है, ये क्या है बेटा, Z है। Z जितने ताकत से इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, नेट फोर्स, या इसको क्या बोल देंगे बेटा, Z नेट। Z नेट इज कॉल्ड Z माइनस पाई। पाई क्या है, रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Z क्या है, चार्ज इन, बोलो, न्यूक्लियस। और चार्ज इन न्यूक्लियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इतना तो आप जानकारी रखते होगे, मुझे ऐसा लगता है। Z भी आप जानते हो क्या होता है, और ये सिग्मा भी आप जानते हो क्या होता है। सिग्मा अपन किसको मान रहे हैं, सिग्मा किसको मान रहे हैं, हाँ, ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रतिकर्षण। तो Z इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट जाने पर, मतलब पीरियोडिक टेबल में इस दिशा पर जाने पर Z इफेक्टिव क्या हो जाता है बेटा, बढ़ता है। क्या हो जाता है बेटा, बोलो, बढ़ता है, इंक्रीज होता है, ऐसा मान के चलो। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? सिंपल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा है, रिपल्शन भी बढ़ रहा है, परंतु Z का क्या हो रहा है, Z उतनी ज्यादा ताकत से क्या करता जा रहा है, खिंचाव बल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, Z बढ़ता जा रहा है। और Z जब तक बढ़ता जाएगा तब तक अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स जब तक बढ़ता जाएगा तब तक साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। अब आइए देखते हैं साइज। साइज 2 टाइप का होता है, एक होता है एटॉमिक और एक होता है आयनिक। आज हम इस सीरीज में किसके बारे में बात कर रहे हैं, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, इसको ये लाइन मैंने खींच दिया तो इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब है इन अ पीरियड। और यदि ऐसा लाइन खींच दिया तो इसका मतलब क्या है पता है, इन अ ग्रुप। तो मैं आपको बता दूं, पीरियड में साइज क्या होता है बेटा, बढ़ता है। गलत बोल दिया, पीरियड में साइज क्या होता है बेटा, कम होता है। क्यों, क्योंकि साइज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके, Z इफेक्टिव के। ऑब्वियसली जब न्यूक्लियस ज्यादा ताकतवर होगा तो वो ज्यादा ताकत से बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ज्यादा ताकतवर होने के कारण, ज्यादा ताकत से बाहरी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के कारण आकार में धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कमी आती जाएगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और इसे ही हम क्या कह देते हैं, बोलो, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। इसीलिए साइज क्या होता जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब टॉप टू बॉटम पर क्या होता है बेटा, इन अ ग्रुप का मतलब क्या हो जाएगा, इन अ ग्रुप हमेशा और हमेशा बढ़ेगा। मैं रीजन बताता हूं क्यों। ये आप लिथियम को समझो और ये आप सोडियम को समझो। देखो लिथियम का एक एक और ये दूसरा गोला, जबकि सोडियम का क्या हो गया, 3 गोले हो गए। गोले बढ़ गए ना, गोले, और गोले बढ़ गए मतलब ऑर्बिट बढ़ गए, ऑर्बिट बढ़ गए मतलब साइज भी क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। खत्म, इतना ही है। सर एक सीरीज बना के बता दो ना, मैं आपको बता देता हूँ सीरीज बना के। देखो सबसे बड़ा कौन होगा, लिथियम। लिथियम के बाद कौन आएगा, बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। परंतु नियॉन कहां आएगा, यहां। अब उसका कारण क्या है, क्योंकि इसका जो आपने साइज नापा वो कौन सा नापा, वैंडरवाल्स बॉन्ड नापा। मेरी थोड़ी गलती है भाई,
वो अकेला नहीं मिलता है तो मेरी क्या गलती है उसमें? भाई उसकी अपनी चॉइस है, वो अकेला नहीं मिल रहा है, वो अकेला किसी से मिलना नहीं चाह रहा है। हाँ वो अकेला ही मिलता है, वो अकेले ही मिलता है, किसी और से मिलना नहीं चाह रहा है, ये बोल रहा हूं। अकेले ही मिलता है तो हमने उसको, भाई समझो ना, जब वो अकेले ही मिलता है तो हमने क्या किया, उसको अकेले नहीं पकड़ना चाहा, हमने उसको क्या बोला, एक काम कर तू जोड़ी बना। तो वो बोल रहा है भाई मेरा जोड़ीदार तो रहता है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर। हाँ तो ठीक, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी जोड़ी बना। समझ रहे हो? तो यहां से वो जो है पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया, बहुत ज्यादा लॉन्ग हो। इसीलिए इसका साइज क्या हो गया, सबसे ज्यादा बड़ा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये किसके बारे में पढ़ लिया हमने बेटा, अभी बोलो, इसके बारे में पढ़ लिए? साइज, कौन सा साइज? एटॉमिक साइज। अब हम पढ़ेंगे आयोनिक साइज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। आयोनिक साइज, आयनिक साइज देखो इधर, आयनिक साइज दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैटायन जिसको बोलते हैं पॉजिटिव, और दूसरा होता है जिसको क्या बोल देते हैं। आप पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में समझो। देखो पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन कम हो गया मतलब अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ गया, ऑब्वियसली ना, क्योंकि प्रोटॉन तो कभी कम नहीं हो सकता। और आपने कम कर दिया इलेक्ट्रॉन तो और कम हो गया, तो और आपने कम कर दिया तो और कम हो गया। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉनों में कमी करते जाओगे वैसे वैसे आकार क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, कम होता जाएगा। तो हमें एक चीज पता चल गया कि मान लो जाए बेटा मेरे पास एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम प्लस है, एल्युमिनियम +2 है और एल्युमिनियम +3 है। तो आप मुझे बता दो सबसे बड़ा कौन होगा? ऑब्वियसली। अब आप मुझसे पूछोगे रीजन, तो रीजन में क्या बताऊंगा, ड्यू टू मोर क्या हो जाएगा बेटा, अट्रैक्शन, यही लिखूंगा ना रीजन। भाई न्यूक्लियस के द्वारा बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉनों पे क्या किया जा रहा है, ज्यादा ज्यादा जो है अट्रैक्शन किया जा रहा है। जैसे मान लो जाए तुम अपने घर पे हो अभी, इन लोग 3 बहनें हैं मान लो जाए, और हर एक एक रोटी खाती है, और एक बहन आज घर घर मतलब बीमार है मान लो जाए, तो घर में तो 3 ही रोटी बना, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक रोटी फेंक दोगे? तो अब हर किसी के हिस्से में कितनी रोटियां आ रही है, 1.5 आ रही है, 1.5। ठीक इसी तरीके से मान लो जाए किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, अपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो न्यूक्लियस का चार्ज थोड़ा ना कम होगा मेरे भाई, न्यूक्लियस का चार्ज तो उतना ही रहेगा, 5 के बराबर ही। तो अब बाकियों में जो बचा हुआ जो है वो खिंचाव बल, वो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, और वो और ज्यादा तेजी से क्या करने लगेगा बेटा, बोलो, अट्रैक्ट करने लगेगा। ये किसके बारे में था, कौन सा साइज? आयनिक में कौन सा, कैटायन, एनायन, एनायन। अच्छा तो कैटायन का साइज क्या रहता है बेटा, ऑलवेज डिक्रीजेस, और यहां पे क्या होगा बेटा, बोलो, ऑलवेज इंक्रीजेस। अब आप पूछोगे सर वाई? तो ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सर ऐसे कैसे, मैं आपको समझाता हूं। मान लो जाए ये ऑक्सीजन है, ये O- और ये O-2 है, तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि आप इनको देखो, यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन बता दो, प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 9, प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 10। तो आपको क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ता हुआ। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा एक दूसरे के साथ धक्का फोर्स क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और धक्का फोर्स करने के साथ साथ रिपल्शन बढ़ता जाएगा, और साइज कैसा हो जाएगा, ऐसा। तो ये साइज का मैटर हो गया पूरा का पूरा, दिए पूरा साइज खत्म। अब हम बात करेंगे आईपी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल।
इसे तो हम बाद में भी देख सकते हैं, और इससे पहले कुछ क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि क्या है, क्वेश्चन जब तक आप देखोगे नहीं कि किस लेवल का आ रहा है, तब तक तैयारी करने में मजा नहीं आएगा। तो कुछ क्वेश्चंस की चर्चा कर लेते हैं, आइए। चलिए साथ साथ चलते जाइएगा और बताते जाइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जैसे हमेशा करते हो वैसे ही। चलिए पहला क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप लोग बना लोगे। दो एलिमेंट है एक्स और वाई, एक का 36 है, एक का 58 है। वहां पीरियोडिक टेबल नहीं रहेगा, हाँ देख लो देख लो, इसीलिए लगाए हैं, ठीक है। तो वहां पीरियोडिक टेबल नहीं रहेगा, अभी तो देख लोगे तुम। तो सर फिर कैसे पता करेंगे, कैसे पता करोगे, कौन सा नंबर, मैजिक नंबर। तो 8 8 18 18 32 32 अपने आप पता चल जाएगा। जैसे 2 8 8 18 हो गया और 18 और हो गया, तो 18th ग्रुप का मेंबर है, फोर्थ पीरियड का मेंबर है, नोबल गैस, खत्म। यही तो बताना है, देखना भाई क्या बोल रहे थे, ग्रुप बताना है, पीरियड बताना है और ब्लॉक बताना है। पी ब्लॉक, 18th ग्रुप और फोर्थ पीरियड, खत्म। वैसे ही आपको किसके बारे में बताना है, 58 के बारे में। आर दे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो अपने शीर्ष पर पाए जाते हैं उन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। शीर्ष क्या होता है, टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जैसे बोरॉन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, ये सब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, जो अपने पूरे ग्रुप को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हो, लिख सकते हो। देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है, कम से कम क्वेश्चन तो कर लो रे गधों, स्कूल लेवल का भी क्वेश्चन नहीं करोगे बोलते हो। कर लोगे इसको, अरे कोई भी 3 4 अंतर बता देना, और क्या। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, शुरू के दो बता दो मेरे लिए काफी है। फोर्थ अल्कली मेटल बिना पीरियोडिक टेबल देखे, सर ऐसे कैसे हो सकता है, इतना बड़ा लगा दिया तो देखेंगे ही ना, पीडीएफ में है। चलिए बताइए पहला फोर्थ अल्कली मेटल कौन है, गिनना शुरू करो ना यार। LiNaKrB, कौन आ गया, रुबीडियम, उसका नंबर आपको याद होना चाहिए, सिंपल। द नेम एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, सर एटॉमिक नंबर कैसे याद करते हैं, अगर ऊपर का याद है तो बाकी सब भी याद है। कौन सा मेथड है ये, मैजिकल नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे को याद है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के नीचे के लिए +2 कर दो, उससे नीचे के लिए +8 कर दो, उससे नीचे के लिए फिर +8 कर दो, फिर उसके नीचे के लिए +18 कर दो, आ गया 37। यही तो चाहिए, नहीं आया समझ। अब ये मत बोलना सर मुझे तो ये भी याद नहीं कि हाइड्रोजन का क्या है, भाई तो फिर छोड़ दे, आज मत पढ़, कॉमर्स ले ले भाई, कॉमर्स में भी ये तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा बोलूंगा फिर मैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखें, पीरियोडिक ट्रेंड्स वगैरह देखें, रेडियस वगैरह पढ़ते हैं थोड़ा, बात नहीं कर रहे। देखिए क्वेश्चन है, अभी अभी रीजन बताया हूं आप लोगों को, आप लोगों को भी रीजन बताना है। देखिए क्या है, पढ़िए।
हो गया, बता लोगे? अब एक क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग, मुझे पता है नहीं बता पाओगे, तो इस क्वेश्चन को बात के लिए छोड़ देना, अभी बताऊंगा उसके लिए। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन कोई बता पाएगा इस क्वेश्चन को? तो हमें अब पढ़ना पड़ेगा क्या, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन हमारे पास केवल 3 है, ठीक है। पहला क्या है, एक्सेप्शन नंबर 1। आईपी पढ़ने से पहले क्या पढ़ना पड़ेगा मित्र, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन नंबर 1, गैलेनियम और एल्युमिनियम। देखिए पी ब्लॉक का पहला लाइन को देखिए, गैलेनियम और एल्युमिनियम दिख रहा है आपको। ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या होता है, तो साइज किसका बड़ा होना चाहिए, मगर वास्तविकता में साइज किसका बड़ा है? इसका कारण क्या है? इसका कारण हिंदी में है अचानक से डी ब्लॉक के 10 प्रोटॉन क्या हो जाना, आ जाना। अरे 10 प्रोटॉन कहा जाना, जितना ज्यादा प्रोटॉन आएगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, उतनी तेजी से वो खींचने लगेगा। और साइज जो बढ़ना चाहिए था नीचे आने पे, उल्टा साइज क्या हो गया, क्योंकि अचानक से देखो एल्युमिनियम से नीचे आने पर अचानक से स्कैंडियम तक Zn तक, स्कैंडियम से Zn तक एलिमेंट भर गया। तो इस अचानक से इसको आ जाने को बोलते हैं, इस ये जो दिख रहा है अचानक से डी ब्लॉक के आ जाने को कहते हैं इंग्लिश में स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी ब्लॉक। ये जो वर्ड लिखा है वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी ब्लॉक। तो आप हिंदी में लिख दो, अचानक से डी ब्लॉक के आ जाने के कारण, या आप क्या लिख दो, ड्यू टू, सिर्फ इतना ही लिखना है, ड्यू टू क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी ब्लॉक। क्या बोल रहे हो, क्या बोला इन्होंने, सुनाई नहीं दिया। अगला दूसरा एक्सेप्शन नंबर 2, जिरकोनियम और हाफनियम। देखो पहले कहां पे है, 40 और 72 दिख रहा है। अब फिर बताओ, देखो साइज किसका बड़ा होना चाहिए, ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो हाफनियम का साइज क्या होना चाहिए, मगर वास्तविकता क्या है, दोनों के साइज क्या है। अरे ऐसे कैसे, वाई, रीजन क्या है। फिर यहां पे लिखेंगे क्या, अचानक से क्या आ जाना, एफ ब्लॉक के 14 प्रोटॉन का आ जाना। और इस पूरे को एक साथ क्या लिख देंगे, बोलो, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ क्या बेटा, एफ ब्लॉक या फिर लेंथेनॉइड सीरीज। खत्म। या तो आप क्या लिखो, अचानक से लेंथेनॉइड्स का आ जाना, या तो लेंथेनॉइड का आ जाना, या तो फिर क्या लिखोगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ब्लॉक। हो गया, इतना ही लिखना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है। खत्म। लास्ट एक्सेप्शन है फेरस कोबाल्ट निकल। इनका साइज क्या रहता है, अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण बताएगा इसका एटॉमिक नंबर। ये होता है 26, ये होता है 27, ये होता है 28। शुरू करें, चलो इधर देखो, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2। चलो बताओ क्यों है साइज सेम, वो तो दिख रहा है, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, खत्म। मैं आपको बोल रहा हूं कि
यहां जब इलेक्ट्रॉन यहां सेम है और यहां भरते जा रहे हो तो क्या ही फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक अंदर वाला जो शेल है n-1 शेल, इसका नाम है क्या, पेन अल्टीमेट शेल। क्या नाम है? तो आपको केवल इतना लिखना है, वैसे ही क्वेश्चन आएगा नहीं, हायर लेवल का क्वेश्चन है, नीट वगैरह में आता है। इतना ही लिखना है कि ड्यू टू द पेन अल्टीमेट शेल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आर एंटर्ड इन पेन अल्टीमेट शेल, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहे हैं, कहां पे घुस रहे हैं, n-1, n में नहीं घुस रहे अनफॉर्चुनेटली, घुस कहां रहे हैं, n-1। दिक्कत हो रही है, -1 में घुस रहे तो तुमको दिक्कत हो रही है। हाँ, बाहर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ ही नहीं, मैंने तो यही पढ़ा था कि बाहर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा तो साइज चेंज होगा, मगर बाहर तो आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज किया ही नहीं, तो साइज क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये खत्म हो गया अपना क्या, साइज। दूसरा टाइप का क्वेश्चन, आईपी। अब देखो आईपी में बहुत सारी चीजें आपको फॉलो अप करनी पड़ेगी, 4 चीजें खासकर, और आप आईपी जब भी लिखोगे आपको क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन। और आईपी की परिभाषा होती है क्या, आउटर मोस्ट शेल से जो है इलेक्ट्रॉन क्या करना है, रिमूव करना है, वो भी किसमें, इन गैस स्टेट में। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज आईपी, व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो आप क्या परिभाषा बोलोगे, बोलो, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, दैट इज कॉल्ड, क्या बोल देते हैं उसको, अबे बोलो, आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब जो आईपी है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है, वो भी पढ़ लेते हैं। तो आईपी सबसे पहले निर्भर करता है साइज पर, और ये साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। आकार जितना बड़ा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान, आकार जितना छोटा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल। मेरे ख्याल से समझ रहे हो या आप लोग, उसको सोचना ही क्या भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप बता दो, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि इससे, तुम बताओ। इससे से 1 और 2, अब बता क्यों, क्यों, आकार बड़ा है, ऑर्बिट ज्यादा दूर है, न्यूक्लियस से रिश्ता कमजोर है, यही तो रीजन है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, आया ना, यही तो रीजन, आसानी से ब्रेक हो जाएगा, चांस है, मतलब वो है तो इधर देखो, अब पहला जो है वो है साइज, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है बेटा, आईपी, वो तो दिख रहा है 1 और 2 में। दूसरा दूसरा सबसे बड़ा रीजन है बेटा क्या, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्या है बेटा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है S2P3 P6 D5 D10, ये सब क्या कहलाता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, तीसरा क्या है बेटा, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, क्योंकि होता है S का सबसे ज्यादा, फिर P का, फिर D का, और फिर F का, और सबसे लास्ट में जो है वो क्या है बेटा आपका, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का क्या होता है बेटा, बोलो, हाईएस्ट। पूरे ग्रुप में अगर सबसे ज्यादा किसी का आईपी, अगर कोई पूछता है भाई आईपी सबसे ज्यादा किसका है, तो मैं क्या बोलूंगा, नोबल गैस। जहां जहां नोबल गैस है वहां वहां आईपी क्या है, हाईएस्ट। ये नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन, और नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है NH2 और NP6। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं और क्या करेंगे, आईपी देखेंगे। बट आईपी देखने से पहले क्या करेंगे, एलिमेंट को लिख लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और लास्ट में और कुछ बचा क्या रे, नियॉन। ठीक है, चलो
सर आपने बोला कॉन्फ़िगरेशन, अभी भी बोल रहा हूं, ये क्या हो जाएगा 2s1, ये क्या हो जाएगा 2s2, ये क्या हो जाएगा 2s2 2p1, ये क्या हो जाएगा 2s2 2p2, ये क्या हो जाएगा 2s2 2p3, ये क्या हो जाएगा 2s2 2p4, ये क्या हो जाएगा 2s2 2p5, ये क्या हो जाएगा 2s2 2p6। यदि इसके बारे में जानना हो कौन सा रूल पढ़ेंगे? अबाउट रूल। कौन सा रूल पढ़ोगे? लोग जहां बैठे वहां सबसे ऊपर में रॉड चमक रहे, थोड़ा 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 पीछे के बैठ। करना पड़ेगा उसका, और कितना ऊपर लगा लूंगा भाई, है ही नहीं ऊपर से। ठीक है, दिक्कत नहीं हो रही, थोड़ा बहुत बस ना, ऊपर ऊपर का बस, तो पीछे करने से दिख जाता होगा। ठीक है, वापस आ जाते टॉपिक पे। हाँ, पढ़ाई की बातें तो कहाँ थे? हाँ, अबाउट रूल। अबाउट रूल ये पिछली क्लास में मैंने बताया था सबको पूरा, अबाउट पॉली हुंड सारा रूल बताया था, कुछ लोग नहीं आए थे, तो वहां से ये पता चलता है। ये एटॉमिक नंबर इसका होता है 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। चलो अब देखो, आप कभी भी ऐसे नहीं बता सकते कि पूरे का क्या होगा। आपको सबसे पहले आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा, लिथियम और बेरिलियम में किसका ज्यादा होगा? लिथियम और बेरिलियम में ज्यादा किसका होगा बोलो? पता है क्यों? क्योंकि s2 कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप बोलोगे सर इससे क्या होता है? कुछ नहीं होता, नियम पढ़ लो। नियम में क्या लिखा कि जिसका कॉन्फ़िगरेशन s2 होगा, जिसका कॉन्फ़िगरेशन p3 होगा, जिसका कॉन्फ़िगरेशन p6 होगा, जिसका कॉन्फ़िगरेशन d5 होगा, जिसका कॉन्फ़िगरेशन d10 होगा, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? टेबल। और इनका आईपी क्या होगा? बहुत ज्यादा। एफ के भी है, जैसे F7 F14, वो बताया नहीं, उतना लंबा अपने को जाना नहीं है अभी इस साल। तो लिथियम और बेरिलियम में ज्यादा किसका? अगला देख, बेरिलियम और बोरॉन में ज्यादा किसका? रीजन S2। हाँ है ना? अब ये बताओ बोरॉन और कार्बन में ज्यादा किसका? कार्बन, कारण कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा किसका? नाइट्रोजन, कारण P3। हाँ क्या? हाँ तो, हाँ तो क्या सही तो है? तो गलत किया हूं क्या? अगला, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा किसका? नाइट्रोजन, कारण P3। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज्यादा किसका? किसका? फ्लोरीन, रीजन साइज। फ्लोरीन और नियॉन में ज्यादा किसका? बे ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्यों? NH2NP6। देखो क्या लिखा है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का पूरे पीरियड में क्या होगा सबसे ज्यादा? तो चलिए आपसे पूछता हूं मैं, क्या आप सीरीज बना पाओगे इसका? हाँ सर, व्हाई नॉट, अभी बना देते हैं, आप बोलो बस। ये लो, ठीक है सर, बना के दे देते हैं। सबसे ज्यादा किसका बताया? नियॉन का। चलो एक काम करते, उल्टा लिखते, सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है मेरे को? नियॉन का, है ना? उसके बाद बोलो फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, के बाद कार्बन, कार्बन के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, के बाद आगे। ये है सर 8 एलिमेंट का सीरीज। क्या दिक्कत है? एक ही चीज मुझे जो देखने मिला पर्सनली, एक ही दिक्कत पैदा हुई है, वो दिक्कत यहां पैदा हुई है और वो दिक्कत यहां पैदा हुई है, और उसका रीजन भी साफ है। P2 सॉरी S2, और दूसरा है ये, इसका रीजन क्या था? S2, और इसका रीजन क्या था? P3। केवल यही दिक्कत पैदा किया है हमारे लिए, बाकी सब तो सेम।
अब देख लो, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर मतलब हाँ हाँ साइज बढ़ता है तो आईपी घटेगा, तो आईपी जो है घट रहा है, दिख रहा है, मतलब साइज के इनवर्सली। बैग वैग रख दो, अभी तो टाइम है। अब ये था किसका सीरीज, आईपी का सीरीज। अब आईपी से रिलेटेड क्या क्या चीजें आती है एग्जाम में। पहला तो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन सेम है, वही जो सेम, वही जो उधर था वही इधर है। कौन कौन सा एक्सेप्शन जल्दी से बताओ। एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, दो होगा। गैलेनियम इंडियम में गैलेनियम, जिरकोनियम हाफनियम में दोनों का सेम। सर ये साइज है क्या, अरे नहीं पगले, आईपी। एल्युमिनियम का तो साइज बड़ा होता है दोस्त, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है ना दोस्त, ठीक है। ये जो सीरीज है ये क्या है, आईपी का है। अगला, अब इससे क्या क्या चीजें सॉल्व होता है मैं आपको बताता हूं। देख, पहला, जो मेटल है उसका आईपी क्या है, लेस। दूसरा, जो नॉन मेटल है उसका आईपी क्या है, मोर। गलत तो नहीं बोल रहा मैं। तीसरा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया मतलब वो जो है उसका आईपी क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। वही आईपी क्या हो जाएगा उसका, हाईएस्ट हो जाएगा। जैसे यदि मैं आपको बोलूं कि भाई सोडियम, ये सोडियम है, तो सोडियम का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा आपको पता है, मैं बताता हूं। 1s2 2s2 2p6 3s1, इसका सेकंड आईपी होगा स्टेबल। सेकंड आईपी नहीं हो पाएगा, मतलब फर्स्ट आईपी इसका स्टेबल है। कारण देखो, ये निकल गया, तो ये निकलने के बाद ये क्या बन जाएगा, Na+। Na+ का मतलब क्या हो जाएगा, अब क्या हो गया देखो, 2s2 और 2p6, मतलब ये क्या बन गया, नोबल गैस। तो क्या Na से Na+2 कभी बन पाएगा, तो बस इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी। तो ये भी पता चलता है आईपी से। जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई आप बता दो एल्युमिनियम का ना वैलेंसी क्या होगा, कैसे पता चला, वो एल्युमिनियम को देखकर पता चला। ये है एल्युमिनियम, ये है एल्युमिनियम प्लस, ये है एल्युमिनियम +2, ये है एल्युमिनियम +3, ये हो जाएगा S2P1। पूरा लिख देता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, हाँ या ना। ये निकला तो क्या हो गया बोलो, 3s2 हुआ, फिर निकला तो क्या हो गया 3s, और फिर निकला तो क्या हो गया 2s2 2p6, मतलब ये क्या आ गया, नोबल गैस। इसीलिए एल्युमिनियम से एल्युमिनियम +3 तो होता है, बट एल्युमिनियम +4 नहीं होता है। होता है क्या, एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या सुने हो आप लोग हमेशा, जग जाहिर है। क्यों +3, वाई, ड्यू टू द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Al+3। तो जिसमें भी नोबल गैस आ गया अब उसका आईपी हाईएस्ट हो जाएगा, और अब इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, असंभव है। कुछ भी निकाल लो, इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकल सकता। सर ऐसे कैसे, अबे क्योंकि नोबल गैस आ गया ना, नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन निकालो, हीलियम से निकाल के बता दूं फ्री ऑफ कागज। ऐसे की बात कर, अरे तो क्या बोलूं भाई, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का ही मतलब क्या है कि भाई अब इलेक्ट्रॉन निकालना उससे संभव, इज इट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है मेरे भाई। तो चलिए इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस देख लेते हैं आईपी से रिलेटेड पर्टिकुलर, और फिर आज के लिए यहीं पे क्या कर देते, हाँ।
चलिए क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मन के मेरे ये करम सच्चे, चलो बताओ। लार्जेस्ट तो सबसे बड़ा कौन होगा? गलत। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज कम होता है। मैग्नीशियम सबसे बड़ा और सबसे छोटा है Al+3। जितना ज्यादा धनात्मक उतना ज्यादा आकार छोटा। ऐसी गलती मत करना, ये मूर्खता कहलाती है। पढ़े लिखे हो ना? तो लेफ्ट टू राइट जा रहे ना यार। मैग्नीशियम से एल्युमिनियम जाऊंगा तो साइज क्या होगा यार? तो बोलो ना यार, आपको क्या पूछ रहे हैं? सबसे बड़ा। कोई दिक्कत बच्चा? शानदार शानदार मेरे भाई, शानदार, मजा आ गया। चलिए, जो है तीन जो है एक्सप्लेन वाई वाला क्वेश्चन है, जिसमें से बीच वाला छोड़ दीजिएगा आप, क्योंकि वो अभी आप नहीं पढ़े हो। पढ़ो जल्दी। देखो थ्योरी क्वेश्चन है, सॉल्व करने का नहीं है, तो जुबानी हो जाएगा। चलिए बना लोगे ना? सेकंड को छोड़ दो, अभी मत करो। सेकंड सेकंड छोड़ दो, सेकंड अभी चलो नहीं पढ़े हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ये दोनों बनाओ जल्दी। तो देखो क्वेश्चन ऐसे ही आता है डायरेक्ट, और कभी कभी आपसे वही पूछ देता है कारण क्या है, तो कारण भी स्पष्ट कीजिए आप। एक्सप्लेन पूछे बोलता है कभी कभी। नीचे वाले का बताओ क्या रीजन है। हाँ मतलब एक पीरियड में सबसे ज्यादा आईपी नोबल गैस का होता है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि NH2 NP6 जिसका भी होगा उसका आईपी क्या होगा सबसे। कहा रुको तो यार, तुम लोग इतना कॉपी किताब बंद करने में इतनी तेजी रहती है बाबरे। क्या बोलोगे? अभी तू ही पहले बंद कर रहा है। नहीं हुआ, जाना नहीं है। चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन पढ़िए इसको। हाँ, वो दोनों स्टेटमेंट को लिखना है। मॉडर्न में क्या बोला गया है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मॉडर्न में कहा गया है। और मेंडली भाई साहब ने क्या कहा है? एटॉमिक मास। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर है? शानदार, बेहतरीन, लाजवाब। चलिए क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए मतलब कॉपी थोड़ी ना खोलना है यार, इसमें थ्योरी पेपर है, पढ़ो। वो छोड़ देना, नीचे वाला छोड़ दे, ऊपर वाला बता।
शानदार। बेरिलियम और बोरॉन, क्या रीजन है? करेक्ट, ठीक। SS2 और P3 कॉन्फ़िगरेशन, ये बताएं कैसे समझाओगे कि सोडियम +1 दिखाता है और मैग्नीशियम +2 दिखा, अब भी बताया। NH2NP6 जहां आ गया फिर इलेक्ट्रॉन कोई नहीं दे पाएगा। तुम हीलियम से निकाल के बताओ, फिर मैं बताऊंगा, फिर मैं भी बना दूंगा, फिर मैं सोडियम को +3 भी बना दूंगा। हो ही नहीं सकता, असंभव है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वही जो मैं अभी बताया ना बेटा, वही है। हाँ, बस आज के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।